नमस्कार, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैंने जो पढ़ाया वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं अवतल और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है और अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। बहुत सारे ऐसे बच्चों का कहना है कि सर आप कॉम्पिटिटिव ही पढ़ाया कीजिए। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो कोई अलग से नहीं आता है प्रश्न। अब बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन कुछ देख लीजिए, उसमें जितना भी साइंस का क्वेश्चन पूछा था सब 9 और 10 से ही पूछा था। 9 और 10 से एक भी क्वेश्चन जो है वो अलग नहीं था। तो आप 9 और 10 को विज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत अगर डीपली पूछता है तो 11वीं और 12वीं से थोड़ा विज्ञान क्या करता है, पूछता है। तो उसका हम अलग से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं आज हम अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है और उसका क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को हम लोग हजामती दर्पण भी कहते हैं। और इसका दूसरा उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग टर्च, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में हम लोग जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है हम लोग डॉक्टर जो होता है रोगियों को आँख, कान, नाक, गला इत्यादि देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। और चौथा उपयोग है कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है सोलर कुकर और सौर भट्टियों में किया जाता है। अब आते हैं कि जितना उपयोग है, क्या कारण है कि इनका उपयोग हम इन इन चीजों में करते हैं। तो सबसे पहले बताए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो जो इसका आंसर ये हो गया, अगर ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा क्या है, ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है और ये हमारा वक्र का केंद्र है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। बड़े बड़े वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, क्योंकि उस दर्पण के समीप यदि हम किसी वस्तु को बैठा देंगे तो किसी व्यक्ति को बैठा देंगे तो उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, जिससे हजामती को हजाम करने में आसानी होगा, सुविधा होगा। यही कारण है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो हजामती दर्पण के रूप में होता है। दूसरा उपयोग पूछता है कि क्या कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों को आँख, कान, नाक, गला इत्यादि के इलाज में किया जाता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है और ये हमारा मतलब हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर या किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह जो होता है एक ही बिंदु मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तो इसलिए यहाँ जो होगा मुख्य सारी किरणें जो होती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर जो होगा वो रोशनी क्या होगा, ज्यादा होगा और डॉक्टर को जो है रोगी का आँख, कान, नाक, गला का जो आंतरिक अंग है वो साफ साफ दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग इसका उपयोग डॉक्टर जो होता है रोगियों को आँख, कान, नाक, गला इत्यादि देखने में ही करता है। तीसरा उपयोग पता है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो सर्च लाइट, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वह सर्च लाइट, हेडलाइट या टर्च में किया जाता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये अगर ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्र का केंद्र हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में यदि किसी बिंदु स्रोत को मुख्य फोकस पे रख दिया जाए तो मुख्य फोकस से निकलने वाली जितनी भी किरणें होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद वह एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। तो यदि समानांतर होने के साथ ये किरणें बहुत अधिक दूर तक जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह जो होता है गाड़ियों के हेडलाइट या सर्च लाइट में किया जाता है। जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें ये अवतल दर्पण लगा रहता है और जो बल्ब होता है इस दर्पण के मुख्य फोकस पे रखा जाता है और मुख्य
मुख्य फोकस से जितनी भी किरणें निकलती है ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ऐसे आती है। और ये सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती है और समानांतर होने के कारण ये अधिक दूर तक जाती है और अधिक दूर तक जाने के बाद अधिक दूरी तक क्या करता है, दिखाई देता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग सर्च लाइट या गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अगला चीज कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर या सौर भट्ठी में क्यों किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो सोलर कुकर या सौर भट्टियों में किया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें जो होती है वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यदि हम बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं कि सूर्य से आने वाली उष्मा ऊर्जा को दर्पण से परावर्तन के बाद वह एक ही बिंदु पर फोकसित करती है या एक ही बिंदु से ये गुजरती है, जहां से इस बिंदु पे उष्मा ऊर्जा का मान जो होता है वह अधिक होता है और यहाँ उष्मा ऊर्जा का मान अधिक होने से यहाँ बर्तन रखने से वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और खाना भी बनता है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो सोलर कुकर या सौर भट्टियों में किया जाता है। ये था अवतल दर्पण का उपयोग। अब आते हैं उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। तो उत्तल दर्पण का सबसे मुख्य उपयोग है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के जो चालक होते हैं वो पीछे की वस्तुओं को देखने में करते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार पूछता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य यानी पीछे की वस्तुओं को देखने में क्यों किया जाता है। तो इसका कारण ये है कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है और ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखें, वस्तु को कहीं भी रखें, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु को रखें उसका प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे वस्तु से छोटा और क्या बनता है, सीधा बनता है। दूसरा कारण ये होता है कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, ये किरणें ऐसे आती है, ये ऐसे आती है और ये ऐसे परावर्तित हो जाती है। इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वह काफी क्या होता है, चौड़ा और विस्तृत होता है, जिसके कारण से हम लोग इसका उपयोग जो होता है वह चालक द्वारा पीछे की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है कि उत्तल दर्पण का दूसरा उपयोग स्ट्रीट लाइट, गली के लाइटों में जो है हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर गली की लाइट है, अगर ये हमारा ऐसे क्या है, उत्तल दर्पण है और ये हमारा परावर्तक सतह है। अरे यहाँ पे अगर हम लाइट रखते हैं तो ये किरणें आने के बाद ये ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाएगी, ये इसका जो रोशनी का क्षेत्र होगा वह काफी क्या होगा, चौड़ा और विस्तृत होगा। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गली के लाइटों में भी किया जाता है। यह है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। और कारण, क्या कारण है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। अब आते हैं आपको अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर, कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। तो जब भी हम अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखते हैं तो बीच में क्या करते हैं, एक लकीर खींच देते हैं और यहाँ कर देते हैं अवतल और यहाँ कर देते हैं उत्तल, यहाँ कर देते हैं। ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो हम पहला अंतर लिख सकते हैं, अवतल दर्पण लिख सकते हैं कि ऐसे हमारा ये अवतल दर्पण होता है और इसमें पहला ये ऐसे हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का बाहरी सतह रचित या पालिश किया हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में एक नंबर लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रजतित या पालिश किया हुआ रहता है। इसमें दूसरा नंबर देखेंगे, अगर ये हमारा अवतल दर्पण है तो इधर एक होगा और ये हमारा अगर उत्तल दर्पण है तो ये हमारा क्या होगा, इधर पी हो, इधर एफ होगा। तो इसकी फोकस दूरी यानी दूसरा नंबर लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है एफ को फोकस दूरी कहते हैं, ये ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, एफ जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी लिख सकते हैं दूसरा नंबर में देखें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है।
इसमें तीसरा नंबर देकर हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इसमें तीसरा नंबर देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा केवल किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। और इसमें चौथा नंबर देकर अवतल दर्पण में चौथा नंबर देकर लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर और वस्तु से छोटा भी हो सकता है। और इसमें चौथा नंबर देकर लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है यह हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो ये आज का हमारा था कि अवतल और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है और क्या अंतर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर देंगे तो और अच्छा होगा। तब अगले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे चिन्ह परिपट्टी क्या होता है और दर्पण सूत्र क्या है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कॉम्पिटिटिव का भी डालिए, तो मैं बीच बीच में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव मैथ भी डालता रहूँगा, जैसे लाभारी हो गया, बट्टा हो गया, प्रतिशत हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, या टाइम वर्क हो गया। बहुत सारा ऐसे वीडियो है जो मैं आप लोगों को अलग से बना कर कभी कभी डालता रहूँगा, ताकि आप लोगों की भी तैयारी अलग से भी हो सके। आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।